पश्चिम बंगाल किया। जब से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये फेज 4 है परिवर्तन यात्रा का, बीजेपी का जो बंगाल में चल रहा है, जिसके बाद अमित शाह ने वहां ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता को जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह लगता है। अमित शाह ने दावा किया कि चुनाव के आखिर तक ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलेंगी। अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा और दावा किया कि बंगाल में परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान? बनाई जाएगी और सीएपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर का, पूर्वी क्षेत्र के ट्रेनिंग सेंटर का नाम महान सेनापति चिला रॉय के साथ जोड़कर हम रखेंगे। इससे उत्तरी बंगाल की कौच राजवंशी संस्कृति का पूरे देश भर के अंदर प्रसार होगा, प्रचार होगा और फिर से एक बार पूरा उत्तर बंगाल गौरव के साथ जीकर सोनार बांग्ला का हिस्सा बनेगा। और मुझे भरोसा है, चलो चलो पलटाई के नारे को बंगाल की जनता स्वीकारेगी, उसका सम्मान करेगी और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। अमित पांडे के पास चलते हैं, सीधा कूच बिहार में ही मौजूद है अमित पांडे। तो वहां पर भी अमित शाह ने जो अभी प्रेस को बयान दिया, अमित, वहां पर भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो जितना ममता बनर्जी चिढ़ेंगी उतना ज्यादा जय श्री राम का नारा बीजेपी और बीजेपी के समर्थक लगाएंगे, ऐसा ठान लिया है लगता है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद बोल रहा हूं, आप लाइव हैं कूच बिहार से। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कि वहां आज कूच बिहार में, नॉर्थ बंगाल, उत्तर बंगाल में अमित शाह के साथ साथ हुंकार भरी गई और यह भी कहा गया कि जितना आप चिढ़ेंगे, जितना आपको तकलीफ होगी, उतना हम बोलेंगे जय श्री राम। अमित पांडे से अभी जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो कूच बिहार में लाइव मौजूद हैं। लेकिन अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम में है, अमित सिंह भी हैं हमारे साथ उत्तर 24 परगना में, जहां पर थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा संबोधन है, वहां पर भी धीरे धीरे भीड़ जम रही है। अमित पांडे के पास जाएं उससे पहले और वहां अमित सिंह के पास जाएं, अमिताभ से पूछते हैं। आज अमित और अमिताभ अखाड़ा में है। अमिताभ बताइए, आज आपके पास तीन अमित है, अमित और अमिताभ आनंद, ये भी अजूबा और अमित शाह भी हैं। तो आपके पास 4 अमित हैं और एक अमित के बारे में तीनों अमित को बताना है। तो मैं शुरू करता हूं। 2 ही चीज साफ कर दी है अमित शाह ने कि परिवर्तन की लहर बहनी है और एक हवा जो उन्होंने बनाई है लगातार बंगाल जाकर, उस हवा को वो बरकरार रखेंगे। और ये कूच बिहार का दौरा इस नॉर्दर्न बंगाल के इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके में ममता बनर्जी कई बार पहले भी आते जाते रही हैं, उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है इस इलाके में। और यहाँ पर भी तृणमूल का जो आतंक है वो शायद बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बखूबी बयान करते हैं। तो 2 ही चीज़ों पर उन्होंने फोकस रखा है, ये साफ है इस इलाके में कि मोदी के विकास और ममता के विनाश में आपको चुनना है, जनता को चुनना है। और वोट देने से अगर ममता बनर्जी की सरकार रोकती है, टीएमसी के गुंडे रोकते हैं, तो बीजेपी उससे दबने वाली नहीं है। चाहे उसके बाद पूजा की बात कर रहे हैं, तो तमाम चीजें जो मिल गई हैं, जो बीजेपी के इस तड़के में, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो तड़का वहां लगाया है उसमें बढ़िया छौंक हर इलाके में लगती जा रही है। जी, छौंक तो लगी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, पॉलिसी और कहीं ना कहीं इसको बहुत बढ़िया से जोड़ करके वहां सबके सामने पेश किया। ये जो राजवंशी के बारे में जो कह रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है नॉर्थ बंगाल का, जो कि कई टाइम से अपने आप को थोड़ा सा
साइडलाइन दिख रहा है, तो उसको फिर उनको जगाने की जरूरत बात की। अमित पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभी चिला रॉय जी के नाम पर सीएपीएफ का सेंटर उसको नाम देने की बात की, उत्तर बंगाल की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। साथ में ही उन्होंने कहा कि जितना ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जय श्री राम से चिढ़ेंगे, उनको तकलीफ होगी, उतना ज्यादा हम बोलेंगे और गरजेंगे जय श्री राम। और जिस तरह से वहां गूंजा कूच बिहार, वो तो देखने लायक था अमित। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा राजवंशी समुदाय का जिक्र किया, राजवंशी समुदाय से जुड़ा ये मदन मोहन मंदिर है और यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ समय यहाँ पर अपना बिताया और दर्शन किया। मदन मोहन मंदिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है राजवंशी समुदाय के लिए। एक और बहुत अहम घोषणा गृह मंत्री ने की, पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बलों में जो इनसे जुड़ी सेना फोर्स थी, उसके नाम पर एक अलग बटालियन होगी, कांतपुर सेना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके अलावा कई और योजनाओं की भी यहाँ पर बात की। और इसी मंदिर में आनंद, अगर आप देखेंगे कि जो कूच बिहार के जो राजघराना था उसकी शैली में बनाया गया मंदिर, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 10 मिनट अपना बिताया और अपने भाषण में करीब 6 से 7 बार राजवंशी समुदाय के लोगों का जिक्र किया। खास तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ के लोगों से वो जुड़े हुए हैं। एक तरफ उनका जिक्र किया, दूसरी ओर कुछ घोषणाएं भी की। तो जो उत्तर बंगाल जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का 2019 के बाद से, कमोवेश उसी कोशिश के साथ पूरे दम से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और कार्यकर्ताओं में और यहाँ की जनता में जोश भरने का प्रयास किया है। जी, और बहुत बड़ा कंसिडरेशन है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। तो मैंने कहा कि पॉलिसी पर तो बात की, पॉलिटिक्स भी बात की, और सबसे बड़ी बात ये कहा कि आपको जय श्री राम से तकलीफ क्यों है। और आज ही के दिन वहां घटना भी घटी है बंगाल में, जहां पर किसी एक व्यक्ति को, उस पर हम बताएंगे अखाड़ा में, लेकिन मैं जल्दी से जरा अमित सिंह के पास जाना चाहता हूं, अमित शाह पर। अमित पांडे, अमित आप तो बोल चुके हैं, अब अमित सिंह आप बताइए कि उत्तर 24 परगना पर क्या वहां पर माहौल है। जी हाँ, बिल्कुल, मथुआ समाज का गढ़ माना जाता है जहाँ पर मैं इस वक्त ठाकुर नगर, ठाकुर बाड़ी, और यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं। 4 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं सबसे पहले आनंद आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए ये तस्वीरें, 4 बजे यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये सभी मथुआ समाज के लोग हैं। और मथुआ समाज का प्रभाव बंगाल की राजनीति पर आप इसी से समझ लीजिए कि 294 कुल विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 70 विधानसभा सीटों पर मथुआ समाज का प्रभाव पड़ता है। और ये पहले मथुआ समाज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद ये टीएमसी के साथ जुड़े और अब इसी में सेंधमारी करने की कोशिश है बीजेपी को। और इसी वजह से अमित शाह जो है यहाँ पर पहुंचने वाला। और जिस तरीके से राजवंशी संस्कृति को लेकर 500 करोड़ रुपए का ऐलान कूच बिहार में किया है, ठीक ऐसा ही कुछ बड़ा ऐलान यहाँ भी करने वाले हैं। एक तस्वीर में आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वो मंच है जिस पर अमित शाह बैठने वाले हैं। और मंच के सबसे शुरुआत में आप देख सकते हैं एक कर्टन, एक पर्दा लगा हुआ है, इसी पर्दे से उद्घाटन करेंगे। अंदर कुछ बना हुआ है मंदिर नुमा, बताया ये जा रहा है कि मथुआ समाज के लिए यहाँ पर वो कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। अब देखना होगा कि जब वो मथुआ समाज के लिए घोषणाएं करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। और जब यहाँ पर मथुआ समाज के लोगों से मेरी बातचीत होती है तो उनका साफ साफ ये कहना है कि वो कई दशक पहले बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ चुके थे, लेकिन 1971 के बाद ऐसे कुछ परिवार हैं जो यहाँ पर जो आए हुए हैं, अभी तक उनका राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है। उन्हें कोरोना वायरस काल में, उन्हें कोरोना महामारी काल में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई हैं। और वही उनके सामने कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो आए हैं और उनका राशन कार्ड बन गया, वोटर आईडी कार्ड। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है, जिसको मथुआ समुदाय के जो नेता है वो लगातार उठाते रहे हैं। और शायद इस घुसपैठ के मुद्दे पर आज इसी से उन्होंने जब कूच बिहार में भी अपने भाषण की शुरुआत घुसपैठ से की थी। मथुआ समाज बहुत क्रिटिकल है और मथुआ समाज की जो पीठाधीश थी, उनके जो पुत्र हैं वो बीजेपी में अभी एमपी हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, राजवंशी समुदाय कूच बिहार में, मथुआ समाज वहाँ उत्तर 24 परगना में। लेकिन इससे पहले कि आशिका के पास जाएं, आशिका कोलकाता से जुड़ रही है, वहाँ लेफ्ट ने हलचल मचाई हुई है। उससे पहले जरा हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले जय श्री राम के नाम पर घमासान बहुत तेज हो रहा है। आशिका सिंह की ये रिपोर्ट है कि वहां हुगली में जय श्री राम का नारा लिखा मास्क बांटने पर बीजेपी और आरएसएस के 24 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बताया गया कि हुगली में रेल पार्क इलाके में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होने की वजह से कार्यकर्ता विवेकानंद स्कूल के पास पहुंचे और वहां मास्क
बांटने लगे। तभी वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें रोका और 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत भीड़ जमा करने के आरोप में हिरासत में लिया, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। इससे पहले 7 फरवरी को भी जय श्री राम लिखा हुआ मास्क बांटने पर बहुत विवाद हुआ था। अब वहीं बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना पर ममता बनर्जी को घेरा और ट्वीट करके लिखा। देखिए, ट्वीट में लिखा, ममता जी की दमनकारी नीति के खिलाफ शेर दिल कार्यकर्ताओं का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी अब अपराध है। अब बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, क्या ममता जी के बंगाल में अब जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारी होगी? आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। तो एक तरफ बीजेपी का जय श्री राम का नारा गूंजता जा रहा है और दूसरी तरफ लेफ्ट भी अब थोड़ा उग्र हो रही है। बिल्कुल, राम और उसके बाद अब वाम, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपसे बात करूंगी। आनंद, ये कोलकाता का धर्मतल्ला है जिसे बिल्कुल फोर्टिफाई कर दिया है कोलकाता पुलिस ने। अब से थोड़ी देर में लेफ्ट स्टूडेंट विंग जो है यहाँ पर आएगा, उसको रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था देखिए। ये जो फेंसिंग है, एक तरफ बांस की फेंसिंग लगाई गई है, उसके बाद ये एल्यूमिनियम के बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। यहाँ पर वाटर कैनन भी तैयार हैं, जैसे ही प्रदर्शनकारी आएंगे उनके ऊपर पानी की बौछार की जाएगी। इसके पहले का जो स्टूडेंट्स विंग का, लेफ्ट स्टूडेंट विंग का जो नबानो अभियान था, उस दौरान भीषण हिंसा देखने को मिली थी। तो उससे बचने के लिए इस बार नबानो के काफ़ी दूर धर्मतल्ला में ही कोलकाता पुलिस ने ये बैरिकेड लगा रखा है। और जहाँ तक बात राम की करें, जय श्री राम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। तृणमूल भी इसे बुनाने में लगी है, वहीं बीजेपी भी इसको बुनाने में लगी है। ममता बार बार राम का नाम लेती हैं, लेकिन जय श्री राम से उनको चिढ़ है। संकेत साफ है कि राम से परहेज नहीं है, लेकिन जय श्री राम से उन्हें परहेज है। आनंद, देखिए, जिस वाम को ममता बनर्जी ने पलटा, आप कहीं राम की वजह से उन्हें शिकस्त ना खानी पड़े। अमिताभ, ये राम और वाम के बीच में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी फंसे हुए हैं। देखिए, इतना तो साफ है कि दुर्गा पूजा में पिछले साल पंडाल बैठाने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ा था। जय श्री राम के नारे लगाने पर अगर पुलिस पकड़ रही है, अगर इस तरह की बातें कर रही है, तो ममता बनर्जी जितना विरोध करेंगी, मुझे लगता है उतना ही हो सकता है कि जनता उतनी ही ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुकती जाए। और ये तो साफ है कि ये बीजेपी की पिच है, बीजेपी का मैदान है। अगर इस पिच पर अगर ममता इसी टर्फ पर आकर बाउंसर भी मारने लगे तो अल्टीमेटली पिच तो बीजेपी की होगी। आनंद, और धीरे धीरे रास्ता साफ होता चला जाएगा इससे। जी बिल्कुल। और राम और वाम की बात करें तो अमित शाह जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन्होंने दावा किया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही। अब ये एक और मुद्दा है जो हर कहीं बीजेपी उठाएगी। अब देखा हमने कुछ बिहार में, अब उत्तर 24 परगना में भी ये बात उठने वाली है। अमित शाह ने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा घुसपैठ रोकने की यात्रा है। घुसपैठ से आप लोग परेशान हो या नहीं हो, भाई बताओ जरा, हो या नहीं हो? आप मानते हो कि ममता दीदी घुसपैठ रोक सकती है? रोक सकती है? ये घुसपैठ रोकने के लिए परिवर्तन यात्रा है। आप एक बार परिवर्तन करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको कहता हूं, आदमी तो क्या, परिंदा भी घुस नहीं पाएगा। इस प्रकार का बंगाल हम बना। आशिका सिंह के पास जाते हैं, क्योंकि घुसपैठ का उन्होंने नजारा किया, उन्होंने आंखों देखी, हमारे सामने रखी भी। आप मुर्शिदाबाद गई थी, उन इलाकों में गई थी जहां पर एनआईए ने कुछ अरेस्ट किए थे, और वहां इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है बंगाल में। बिल्कुल, बीजेपी का जो आरोप है आनंद, वो ये है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर अचानक से वोटरों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़त आई है। डेटा भी हमारे पास रहा है, वो भी हमने दिखाया है कि किस ज़िले में कितना परसेंट, कहीं कहीं पर तो करीब 11, 12, 13% तक जो है वोटरों की संख्या में वृद्धि आई है। बीजेपी ने इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन से भी की है, लेकिन उसके बाद अब इस पर कदम क्या उठाया जाता है ये देखने की बात है। राजनीति इसको लेकर के हो रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी वो जो है अपनी ज़मीन नहीं तलाश पा रही है, इसलिए बार बार ये बांग्लादेशी और मुस्लिम वोटर्स का मुद्दा उठा रही है। तो फिलहाल इसको लेकर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हालात चौंकाने वाले जरूर हैं। जी, और बीएसएफ पर भी तृणमूल कांग्रेस ने टिप्पणी की थी कि सेंटर बीएसएफ का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अमित सिंह, ये घुसपैठ का मुद्दा आपने कहा अभी उत्तर 24 परगना में भी उठेगा।
जी हाँ, बिल्कुल आनंद, यहाँ पर भी उठेगा क्योंकि ये मथुआ समाज का गढ़ है और कई दशक पहले मथुआ समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल पहुंच आए थे और इनका साफ साफ ये कहना है कि 1971 के बाद उन्हें उनके मथुआ समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड उनका नहीं बना है। उनको जो ये कोरोना काल में, कोरोना महामारी काल में जो दिक्कतें आई हैं उससे अभी तक वो उबर नहीं पाए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो उनको मदद मिलनी चाहिए तो उस तरीके से मदद स्टेट उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है अमिताभ कि सीएए जो है उसके रूल्स और अमेंडमेंट्स अभी तक इम्प्लीमेंटेशन तो जुलाई में होगा, तो कहीं ना कहीं ये वादा होगा क्या कि बंगाल में अगर सरकार बनेगी तो सीएए का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और ऐसा कि जो भारत में शरण लेने के लिए आए उनका राशन नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, लेकिन जो घुसपैठ कर आए हैं, गलत तरीके से इलीगली घुसे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं, यही राशन कार्ड बन चुके हैं। इसी घुसपैठिए की बात तो बीजेपी लगातार कर रही है। असम में इन्हीं घुसपैठियों के खिलाफ लगातार आवाजें उठाकर बीजेपी वहां भी सत्ता में आई थी। सीए के खिलाफ भले ही नेता भी खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन जनता के बीच ये संदेश लगातार जा रहा है कि सीए को लेकर सरकार काफी सतर्क है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि संदेश नहीं दे रही है, और घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आनंद, मुझे लगता है आने वाले दिनों में घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जहां बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं अमित शाह उत्तर 24 परगना में क्या कहते हैं। अखाड़ा में समय हो चुका है, मुद्दा बिल्कुल गर्म है। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्ते। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बार फिर राज्यपाल और उद्धव सरकार के बीच तनाव पैदा हो गया है। झगड़े की जड़ में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का देहरादून दौरा है। राज्यपाल कोश्यारी देहरादून जाने के लिए सरकारी चार्टर्ड प्लेन में बैठ गए थे, लेकिन सरकार ने प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं दी। कोश्यारी करीब 20 मिनट तक चार्टर्ड प्लेन में बैठे रहे, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। आखिरकार जब इजाजत नहीं मिली तो राज्यपाल कोश्यारी स्पाइस जेट की फ्लाइट से देहरादून के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक गवर्नर हाउस ने एक हफ्ते पहले ही राज्यपाल कोश्यारी के देहरादून दौरे की जानकारी उद्धव सरकार को दी थी। इस बारे में जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की दलील देकर पल्ला झाड़ लिया। तो एक बार फिर से सीएमओ हाउस और राज्यपाल ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ऐसा क्यों हुआ? जब पहले से ही जानकारी देहरादून दौरे की राज्यपाल को दे दी गई थी, तो फिर आखिर सरकार ने फ्लाइट को उड़ने क्यों नहीं दिया? देखिए, बिल्कुल एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं, और खास करके राज्यपाल और सीएमओ के भीतर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तनातनी है। और 12 एमएलसी के जो नाम गए थे सीएमओ ऑफिस की तरफ से, उसको भी राज्यपाल ने हरी झंडी नहीं दी, और सीएमओ ऑफिस की तरफ से बताया गया कि राज्यपाल का ये निजी दौरा था और निजी दौरे के कारण हम आधिकारिक तौर पर कोई ऑफिशियल एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते हैं, जो आधिकारिक तौर पर सीएमओ की तरफ से पुष्टि की गई है। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो राज्यपाल और सीएमओ ऑफिस के भीतर जो तनाव है, उस तनाव को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के ही सीनियर कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के बहुत सीनियर नेता छगन भुजबल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए साफ कहा कि कहीं ना कहीं सीएमओ ऑफिस और राज्यपाल के बीच पिछले कुछ दिनों में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं। एक सरकार चलाने के लिए राज्यपाल को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और सीएमओ ऑफिस को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और आपस में तालमेल करना चाहिए। यानी स्थिति इस समय राज्यपाल राजभवन और सीएमओ ऑफिस के भीतर एकदम तनावपूर्ण हो गई है, और खास करके इस दौरे के दौरान एयरक्राफ्ट ना देना कहीं ना कहीं एक बेहद अहम मुद्दा माना जा रहा है। सुन लेते हैं छगन भुजबल ने क्या कहा। उन्होंने राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ रही दूरियों को गलत बताया और विवाद खत्म करने पर जोर दिया। हमारे साथ छगन भुजबल हैं। सर, जिस तरीके से सीएमओ ऑफिस ने मंजूरी नहीं दी राज्यपाल को यात्रा करने के लिए, उसको कैसे देखते हैं? मुझे क्या हुआ उसका मुझे कुछ पता नहीं है, मगर मैं इतना ही कहूँगा, कुछ दिनों से राज्यपाल भवन
और सीएमओ ऑफिस, इसमें काफ़ी दूरी होती जा रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के दिलों में है, वो अंतर जो है कम करने की आवश्यकता है। वहाँ से भी जो है सहकार होना चाहिए, यहाँ से भी सहकार होना चाहिए। दोनों तरफ से जो है नज़दीक आने की आवश्यकता मैं समझता हूँ। सर मैं एक आखिरी सवाल यह है कि क्या सरकार और सीएमओ ऑफिस हो या सरकार हो और राज्यपाल भवन, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना ज़्यादा बेहतर कामकाज? बिल्कुल, राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि गवर्नमेंट आपका है, गवर्नमेंट के जो भी चीफ मिनिस्टर है या मंत्रिमंडल है, उनका क्या कहना है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो छगन भुजबल अभिषेक कह रहे हैं कि गलत है ये दूरियां दोनों के बीच, लेकिन विवाद को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये विवाद खत्म होगा कैसे? राज्यपाल ने कुछ कहा है क्या? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उधर ये दलील दी जा रही है कि ये तो निजी दौरा था, तो फिर राज्यपाल की तरफ से जानकारी क्यों दी गई सरकार को कि उनका ये दौरा है? देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्यपाल की तरफ से एक हफ्ते पहले सीएमओ ऑफिस को इस बारे में, इस दौरे के बारे में अवगत कराया गया था और उनसे प्राइवेट चार्टर मांगे गए थे। यानी कहीं न कहीं राज्यपाल या उनके अधिकारियों को ये पता है कि अगर प्राइवेट दौरा है तो उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी साफ है कि राज्यपाल और उनके अधिकारियों को इस बारे में सारी चीज़ें पता है कि नियम क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि छगन भुजबल ने जो कहा है उसको सीरियस इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि छगन भुजबल भी व्यक्तिगत मंत्री नहीं है, सरकार के बेहद अहम और कोर मंत्रियों में से एक हैं। ऐसे में अगर उनकी तरफ से कहा जाता है कि सीएमओ और राजभवन के भीतर जो दूरियां बन गई है उस दूरियों का खत्म किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर राजभवन की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जी अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एक हफ्ते पहले ही राज्यपाल की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई थी, तो फिर अगर नहीं उड़ने देनी थी उनकी फ्लाइट, उनका दौरा अगर निजी बताने वाली दलील सरकार की तरफ से दी जानी थी, तब तो पहले ही उनको जानकारी दे दी जानी चाहिए थी। ये एकदम से उनकी फ्लाइट को रोका जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने राज्यपाल के विमान को उड़ने की इजाजत नहीं देने पर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि उद्धव सरकार ने राज्यपाल का अपमान किया है। घटनात्मक पद पर बैठे हुए माननीय राज्यपाल जी को राज्य सरकार के हवाई जहाज से नीचे उतारकर उनका अपमान करने का जो काम ठाकरे सरकार ने किया है, इस प्रकार के द्वेषमूलक निर्णय के लिए ही ठाकरे सरकार हमेशा जनता को याद रहेगी और ठाकरे सरकार के इतिहास में ये सबसे नीचतम स्तर उन्होंने आज पार किया है। अभिषेक, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये बताते चले कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि शिवसेना इस तरह की राजनीति नहीं करती। इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोहर ने उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया। ऐसा हम नहीं करेंगे। 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए। अभिषेक, तो क्या बदले की राजनीति कर रही है कि सत्तारूढ़ शिवसेना? क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि आपने प्रस्ताव रोक कर रखा हुआ और अगर 15 मिनट फ्लाइट के अंदर राज्यपाल को बैठना पड़ता है तो उसमें दिक्कत होती है, तो क्या ये बदले की राजनीति थी? बिल्कुल तौर पर, क्योंकि संजय राउत का जो बयान है वो ठीक इस बात को दर्शाता है जो छगन भुजबल की तरफ से कहा गया है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं शिवसेना वर्सेस राजभवन जो हुआ है, सरकार वर्सेस राजभवन जो हुआ है, खास करके 12 एमएलसी के जो प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर करके भेजे गए राजभवन की तरफ भेजे गए और राज्यपाल से कहा गया कि इन 12 नामों को मंजूरी दे दी जाए। राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया कि इन 12 नामों में मैक्सिमम नाम ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जो क्राइटेरिया है जिनके तहत उनको चुना जाना है, उनको मनोनीत करना है, उन क्राइटेरिया में वो बैठते नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी तक उस फाइल पर सिग्नेचर नहीं किया। अब वही बात को कहीं न कहीं शिवसेना नेता संजय राउत कह करके ये बात साफ कर दे रहे हैं। बिल्कुल, और इससे संजय राउत एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ राजनीति के लिए किया तो राज्यपाल पद की गरिमा होती है, आप उनको क्यों राजनीति में घसीट रहे हैं? अभिषेक, लौटेंगे आपके पास।
तो महाराष्ट्र में ये नया विवाद और इस सब के बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जारी विवाद पर चीन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्यसभा में दिए बयान में साफ कर दिया कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। उन्होंने एलएसी पर भारत की स्थिति मजबूत होने का दावा किया और बताया कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत सेनाएं एलएसी के आसपास विवाद वाले इलाकों से पीछे हटेंगी। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर तनाव के बाद दोनों देशों के संबंधों पर भी काफी असर पड़ा है। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने बताया कि एलएसी के पास भारत की सेना ने हर चुनौती का बहादुरी के साथ मुकाबला किया, जिसकी वजह से भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगांग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है सभापति महोदय। और इस वक्त संदीप बोल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, सुरक्षा की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि दोनों ही दृष्टि से ये कितनी बड़ी जीत भारत के लिए समझौता? ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए और ख़ास बात ये है कि चीन जो कि अब तक ये मानने को तैयार नहीं था कि वो उस इलाकों में वापस जाएगा जहाँ पे कि अप्रैल में मौजूद था, यानी कि स्टेटस को, लेकिन अब भारत ने जिस तरीके से दबाव बनाया, चौतरफा दबाव के आगे चीन को मजबूरन जो है ये मानना पड़ा और अब वो ख़ास तौर पे पेंगोंग की तरफ जो स्टेटस को था उस स्थिति में जाने को तैयार हुआ है, राजी हुआ है। कल से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। हालांकि कई और ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पे कि अभी बातचीत होना बाकी है, लेकिन ये एक शुरुआत है, एक बेहतरीन शुरुआत के तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि चीन जिस तरीके से उसका इतिहास रहा है, जिस तरीके से उसकी धोखे की जो आदत रही है, कहीं वो इस जगह दोबारा ना दोहराया जा सके, इसीलिए भारत ने भी पूरी तरीके से पुख्ता करके इन सब चीज़ों पर जो है आगे बढ़ी है। और यही वजह है कि खुद जब आज रक्षा मंत्री ने ये बयान जो है राज्यसभा में दिया, उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पर चीन को ये भी चेता दिया कि जो 3 मांग जो उनकी
की रही है कि एक तो ये कि एलएसी को मानना चाहिए, अकेले एलएसी का कोई भी बदलाव नहीं होगा और जितनी भी सहमति है उसको मानना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें, ये तीन बातें कहकर रक्षा मंत्री ने चीन को मैसेज भी दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और क्या कहा वो भी बता दें। उन्होंने कहा कि चीन के साथ चल रही बातचीत में ये सहमति बनी कि एलएसी के पास विवाद से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी और दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ, तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती है पूरी दुनिया क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाट टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक के कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। मेंटल मैथ्स के तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड की चमोली से। न्यूज 18 के दीपक की खबर है कि चमोली के रैणी गांव में एक बार फिर भगदड़ का माहौल। अचानक से ऊपर की तरफ पानी बढ़ने की खबर। काम रोक दिया गया है, फिलहाल लोगों को हटने के लिए कहा गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अचानक पानी आने की खबर आ रही है। तपोवन में काम को फिलहाल रोक दिया गया है और जानकारी की भगदड़ जैसा माहौल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तपोवन में हाई अलर्ट है। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर ये देखिए, क्योंकि जिस तरीके का सैलाब पिछले दिनों देखने को मिला उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन दीपक की खबर है, न्यूज 18 के दीपक की खबर है कि चमोली के रैणी गांव में एक बार फिर भगदड़ का माहौल। वो इसलिए क्योंकि अचानक से ऊपर की तरफ पानी बढ़ने की खबर है। काम को रोक दिया गया है, फिलहाल लोगों को हटने के लिए भी कहा गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि ये रैणी गांव वही है जहां 7 फरवरी को जल प्रलय ने जमकर तबाही मचाई थी। 2 प्रोजेक्ट्स को तहस नहस कर दिया था और अभी भी तकरीबन 174 के करीब लोग हैं जिनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रैणी गांव में एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। वो इसलिए क्योंकि अचानक से पानी के फ्लो में परिवर्तन, पानी के आगे बढ़ने की खबर आ रही है। पानी का जो फ्लो है वो अचानक से बढ़ रहा है और इसी के मद्देनजर काम को फिलहाल रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लोगों को कहा गया है कि वो हट जाएं उस जगह से। रैणी गांव में जमकर तबाही मचाई थी जल प्रलय ने। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रैणी गांव में अफरा तफरी, इसलिए क्योंकि पानी के फ्लो में देखा जा रहा है परिवर्तन। अचानक पानी आने की खबर आ रही है और इसी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या हालात इस वक्त? देखिए गायत्री, मैं सबसे पहले उन शख्स को बोलूंगा जिनके पास फोन आया था। क्या फोन आया था आपको? यहाँ पे फोन आया था कि रैणी से पानी बढ़ रहा है, नदी किनारे से हट जाओ। तो आप सबको हटाया जा रहा है यहाँ से? जी, सबको हटा दिया है अभी। हाँ। लेकिन पानी का भी इतना लेवल ज़्यादा नहीं है, कम है लेवल। देखिए लेवल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है, बदल चुका है। देखिए यहाँ पर जितने जवान थे उन सभी को यहाँ पर ऊपर बुलाया जा रहा है जो अंदर काम कर रहे थे सुरक्षा के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें जिलाधिकारी और जो दूसरे कमिश्नर और दूसरे लोग थे वो अचानक यहाँ पर अचानक उठे। उसके बाद हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर अलर्ट आया है कि पीछे से रैणी गांव की तरफ से पानी बढ़ा है और बैराज से पानी जो है वो बढ़ सकता है। अभी आप देख सकते हैं सभी जवानों को यहाँ से हटाया गया।
गया है। तकरीबन 200 लोगों को ऊपर बुलाया गया है और जो क्रेन्स वगैरह काम कर रही थी वो सब यहाँ पर से ऊपर भेजी गई ताकि एहतियातन ये सब हो, क्योंकि जो कॉल्स मिला है अलर्ट का उसके बाद यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं, सभी जवान जो यहाँ पर काम कर रहे थे अब उस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी आपको मैं दिखाऊंगा इस नदी की तरफ देखिए, ये नदी जिसका पानी बढ़ने की बात की जा रही है, इसका पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और पीछे से पानी बढ़ रहा है। इसको लेकर यहाँ पर एहतियातन सबको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। कमल देव इधर को आइए, एक बार पब्लिक की तरफ आइए। ये देखिए जवान जो है यहाँ पर सभी अधिकारी जो हैं वो सभी को यहाँ से हटा रहे हैं। देखिए पूरा रो खाली कर दिया जा चुका है। देखिए ये खाली करवा दिया गया। देखिए सबको रोका जा रहा है। ये देखिए मीडिया को भी यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर एहतियातन ये सभी लोग, आप पीछे देख सकते हैं, जरा पीछे दिखाइए, जूम करिए उस जगह का जहाँ पर काम चल रहा था। ये देखिए टनल के पास का पूरा इलाका जो एरिया था, यहाँ पर काम कर रहे थे, सारी क्रेनें वगैरह जो है वो ऊपर बुला ली गई हैं और एरिया जो है ये पूरा खाली कर दिया गया है। पानी के दीपक एक मिनट, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डीजीपी साहब, किस तरह का कॉल है ये, क्यों वहां से हटाया जा रहा है जहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा था तपोवन में? वो ऋषिगंगा वैली में फिर से थोड़ा पानी बढ़ा है, ज्यादा पैनिक की बात नहीं है, उसी के लिए हटाया जा रहा है। थोड़ा पानी के फ्लो में थोड़ा चेंज आया है, उसी के लिए उसको डाउनस्ट्रीम को अलर्ट किया गया। जी, तो ये पानी में चेंज क्यों, फ्लो में चेंज क्यों ऐसा? नहीं, वहाँ पे हल्का सा झील था अभी, जहाँ पे पहला बड़ा बोल्डर गिरा होगा जो 7 तारीख को, तो वहाँ पे थोड़ा पानी हो सकता है इकट्ठा हुआ हो, तो उसमें पानी के फ्लो में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता नहीं है कि बड़ी पैनिक की बात है, फिर भी हम इसको दिखवा रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, फिर कैसे, कहाँ इनको हटाकर ले जाया जाएगा अभी? और क्या रेस्क्यू का काम फिलहाल रोक दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो नदी बेड से दूर है, ऐसा कुछ नहीं, उनको हटाने में कोई मुश्किल नहीं है और वो नदी बिल्कुल सेफ जोन में हुआ, ऐसा कोई बड़ी आफत नहीं है उसमें। तो ये कॉल कहाँ से आई, कहाँ से जारी किया गया अलर्ट अशोक कुमार जी, और ये किस बात का संकेत है? हमारी एसडीआरएफ की टीमें हैं वहाँ पे ऊपर गांव में। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं सर, आप बोलिए। हाँ, रैनी गांव में हमारी एसडीआरएफ की टीमें हैं, अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, वहीं से पता चला है कि पानी का फ्लो थोड़ा बढ़ा है, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम में अलर्ट किया है। उसको मैं और कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक जी सर, वैसे खतरे की कोई बात? चलिए, डीजीपी अशोक कुमार कह रहे हैं 5 मिनट में कंफर्म करके बताएंगे, लेकिन इस तरह का कॉल है और ये कहा गया है कि जो लोग हैं वो वहां से फिलहाल हट जाएं। पानी के फ्लो में परिवर्तन है, पानी थोड़ा बड़ा है पीछे की तरफ से और इसीलिए लोगों को हटाने के लिए कहा गया। दीपक, डीजीपी कह रहे हैं कि ऐसा हटाने वाली कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। एक कॉल था 5 मिनट में, हालांकि वो कंफर्म करेंगे। देखिए सिचुएशन पैनिक तो हो ही गई है कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर रात भर से काम कर रहे हैं, सभी को हटाया गया है। जो तंबू जहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के कैंप लगे थे, कंट्रोल रूम था, ये सब छोड़ के दूरी पर खड़े कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेना के जवान, और मैं वो जगह दिखा रहा हूँ। देखिए ये टनल का वो हिस्सा है जहाँ पर काम किया जा रहा था और अब इस टनल के पास कोई नहीं है, ना ही कोई मशीन है, ना ही कोई अंदर काम करने वाला है, क्योंकि सबको बाहर बुलाया गया है। क्योंकि जो यहाँ पर काम कर रहे थे देर रात से, हम भी कुछ देर यहाँ पर थे, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक यहाँ पर भगदड़ मची और अलर्ट जारी किया गया कि पीछे से पानी बढ़ा है और ये पानी रैनी गाँव से बढ़ा है। और इसको देखकर देखिए अब दूर दूर तक देख सकते हैं ये सभी जवान जो यहाँ पर काम कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, अब दूर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी कई बार कहा जा चुका है कि आप लोग पीछे हट जाइए। लेकिन आप देख सकते हैं जो ये नदी है, इसी नदी का पानी बढ़ने की बात की जा रही है, धौलीगंगा नदी है, और यही पानी जो रविवार को सैलाब बनकर यहाँ पर आया था, जिसने तबाही मचाई थी, और एक बार फिर ऐसा अलर्ट यहाँ पर आया है कि इस नदी में जो है एक बार पानी बढ़ सकता है। देखिए सभी जवानों को पीछे किया जा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि एहतियातन आप लोग पीछे हो जाइए, क्योंकि काम रोक दिया गया है। पूरा जो प्रोजेक्ट में अभी बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे सब पीछे की तरफ जा रहे हैं। सबसे अहम चीज़ है कि इन जवानों को भी सुरक्षित रखना है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना है। लेकिन यहाँ पर सेना के जवान हैं और साथ ही एसडीआरएफ है, सभी लोग क्योंकि यहाँ पर काम जो कर रहे थे वो यहाँ पर थे और सभी को यहाँ पर से दूर रखा गया ताकि पानी के इस बहाव की तरफ कोई ना जाए। सबसे अहम चीज़ है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना। लेकिन अब आप देख सकते हैं पीछे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये वो जगह है जो तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट की हम जगह दिखा रहे हैं। अब सन्नाटा यहाँ पर पसर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बढ़ने का जो यहाँ पर अलर्ट जारी हुआ था, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें थी, उनका कैंप लगा था, कंट्रोल रूम था, वो लगातार अपडेट हो रहे थे। और अभी खुद डीजीपी महोदय से बात की हम लोगों ने, तो उनका भी यही
कहना था कि कॉल को वेरीफाई किया जा रहा है कि कितना लेवल का पानी बढ़ा है, क्योंकि जो नदी है उसमें कभी भी पानी बढ़ सकता है। क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, बर्फ़ पड़ी है ऊपरी पहाड़ी इलाकों में, तो ग्लेशियर के जो लगातार इस तरह से यहाँ पर हलचल होती है और इसको लेकर यहाँ पर एहतियातन इन लोगों को यहाँ पर रखा गया, दूरी पर रखा गया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि एक जो रविवार को 5 दिन पहले जो जलजला यहाँ पर लोगों ने देखा था उससे हर कोई रूबरू हुआ था और यही वजह है कि यहाँ पर सभी लोग इस वक्त दूरी पर रखे हुए हैं और अधिकारी जो है यहाँ पर लगातार नज़र बनाकर रखे हैं। क्योंकि अभी खुद डीजीपी अशोक जी से हमने बात की थी तो उन्होंने हमारे चैनल को यही बताया था कि अभी वो कॉल को वेरीफाई कर रहे हैं किस तरह की कॉल है, क्योंकि जो पीछे से रैनी गांव यहाँ से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं से कॉल आई थी कि पानी बढ़ रहा है, जिससे नीचे स्तर पर, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है नदी के और ये हो सकता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता था। जो टनल अभी खाली किया गया है उस टनल के अंदर ये जा सकते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अब वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग यहाँ से 80 मीटर दूरी पर वो टनल का मुहाना है और वहाँ पर तक अब कोई नहीं, ना ही कोई क्रेन है, ना ही कोई वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के जवान हैं, क्योंकि सभी लोग, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो और एनडीआरएफ है, सभी अधिकारियों को यहाँ पीछे रखा गया। आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि एक बड़ा अलर्ट था, जिसके बाद यहाँ पर डीएम थी यहाँ पर स्वाति, उन्होंने हमें बताया था कि एक अलर्ट है, उसको चेक किया जा रहा है कि कितने लेवल का पानी है और इसी वजह से अभी लेवल जब तक पता नहीं चल पाता तब तक सभी को एहतियातन ऊपर रखा गया है, ऊपर बुलाया गया है, जो ऊंचाई है उसकी तरफ भागने के लिए कहा गया है। और यही वजह है कि रोकेंगे आपको। स्वाति भदौरिया जो कि चमोली की डीएम है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, ये किस तरीके का अलर्ट है इस वक्त तपोवन में? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है मैम, सभी लोग। इट इज जस्ट अ कॉल, तो अभी हम लोग कॉल के अनुसार ही वो कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा इधर कर लिया सब। क्या कॉल आई है मैम? लोग कह रहे हैं कि पानी बढ़ा है, लेकिन वी हैव नॉट येट ऑथेंटिकेटेड। तो आप सभी लोगों को तो ऊपर बुला रहे हैं, तो हाँ, तो बुला रहे हैं क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वी आर जस्ट टेकिंग प्रिकॉशन। ठीक है दीपक, ये चमोली की डीएम कह रहे हैं कि प्रिकॉशन के लिए ऐसा कहा गया है। दीपक रावत, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, इस वक्त रैनी गांव में हम लोग मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा था। तस्वीर आपको दिखाते हैं। तमाम लोगों को हटाने की यहाँ से कवायद शुरू हो गई थी थोड़ी देर पहले और अब सबको हटा लिया गया। ये तमाम टीमें आप देख रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ की टीम जो लगातार ब्रिज बनाने का काम कर रही थी, सबको हटा दिया गया है। साफ तौर पर जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले डीएम ने कहा है कि एक अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया पूरे इलाके में और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरा का पूरा काम जो है बंद हो गया है। रैनी गाँव में हम मौजूद हैं और यही पहला स्पॉट है। इसी स्पॉट पर पहले जो हम तबाही का जो मंजर हमने देखा था वो यहीं से शुरू हुआ था और वही जो गाँव है, पास के जो गाँव हैं वो गांव सारे कट गए, उनके पुल तो हैं टूट गए हैं, 2 से 3 पुल टूटे हैं, 2 डैम टूटे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख रही हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा काम रुक गया। ये देखिए, तमाम जो बीआरओ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो देखिए सबको ऊपर कह दिया गया कि आप ऊपर की तरफ रहिए, नदी के किनारे की तरफ कोई नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू टीम्स नीचे काम कर रही थी नदी के किनारे, लोगों को तलाशने का काम किया जा रहा था। लगातार ये काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है, सड़क बनाने का काम चल रहा है, लेकिन ये सब तमाम काम जो है रोक दिया गया है। यहाँ पर देखिए, लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है। अब इनको हटने के लिए कहा है तो इसलिए ये सब हटाया जा रहा है। तो तमाम लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एसडीएम भी आई थी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अलर्ट है, आप लोग भी दूर सुरक्षित जगहों पर फिलहाल चले जाइए। जो शुरुआती खबर मिली है उसके मुताबिक ये कि एक चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटने की जानकारी मिली है, जिसके बाद जो है वो इस तरीके की स्थिति बन गई है। तो ये आप लगातार देख रहे हैं रैनी गाँव की तस्वीर, जहाँ पर इस तरीके की स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है।